नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई का कार्य चल रहा है। अक्सर किसान फसलों की बुवाई आनन फानन में बीजों को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे मिट्टी में रहने वाले कीट, रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुवाई से पूर्व बीजों को उपचारित करना जरूरी है। तो कैसे करें बीज उपचार, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर आरती वीणा इक्का से। किसान भाइयों, आप लोग समझते होंगे कि आप जो खेती करते हैं उसमें बीज उपचार करने का कितना महत्व है। बहुत बार आप देखते होंगे जब आप खेती करते हैं, आपके जो बिचड़े हैं, आपके जो पौधे जिसको आप तैयार किए हुए हैं खेतों में लगाने के लिए, वो बीमारी या कीड़ों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपको उचित मात्रा में सीडलिंग, आपको उचित मात्रा में चारा या बिचड़ा प्राप्त नहीं होता है और आपका आधा का आधा खेत भी खाली होता है। हमेशा देखने में आता है कि किसान फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कई तरह के रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाता है और फसल से उत्पादन भी कम मिलता है। तो इस तरह की समस्या से किसान कैसे बचें, इस बारे में जानते हैं। तो आपको अगर जिन्यूनिटी चाहिए, सही आपको बिचड़ा उत्पादन करना है, तो किसान भाइयों आपको एक चीज़ याद रखना है, FIR मीन्स FIR जो है वो आपका फंगस या फंजीसाइड के लिए यूज़ होता है। I जो है वो इंसेक्टिसाइड या कीट रोकने के लिए, उसको प्रतिरोधी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए यूज़ होता है। और R जो है राइजोबियम कल्चर जो है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। FIR विधि से करें बीजों का उपचार, फसलों से लें भरपूर पैदावार। इसके लिए बीज उपचार करने का सही तरीका इस प्रकार है। फफूंदनाशी से बीजों का उपचार, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम अथवा थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से बीज को उपचारित करें। जो आप 2 ग्राम जो लेंगे उसको जो है कि 1 किलोग्राम बीज में अच्छी तरह से मिला देना है। अगर वो बीज जो है आपके मोटे मोटे बीज हैं तो उसमें थोड़ा पानी छिमक दीजिए, पानी डाल दीजिए और उसको जो है उसमें ऊपर नीचे करके मिला दीजिए। नहीं तो किन्हीं बीजों को, जैसे भिंडी के बीज हुए, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले पानी में डाल करके उसको थोड़ा फुला लेते हैं। जो कुछ कड़े या कठोर बीज हैं तो उनके लिए हम पानी जो 1 लीटर के हिसाब से 2 ग्राम उसमें हम लोग बेबिस्टिन डालेंगे और वो जो बेबिस्टिन हम लोग उसमें डाल रहे हैं उस बेबिस्टिन को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम लोग जो क्वांटिटी है बीज का उसमें डालेंगे और उसके बाद जो है कि उसे निकाल करके आधा घंटा रखने के बाद उसमें से उसको निकाल करके उसका जो एक्सेस पानी है उसको निकालने के बाद उसको हम लोग लेकर के मुख्य भूमि में लगाएंगे। पर इसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम बीज को भिंगो करके उसका बीजोपचार कर रहे हैं तो हमारा जो मुख्य खेत है, मुख्य भूमि है, उस भूमि में नमी रहना जरूरी है, अन्यथा जो हमारे बीज हैं वो खराब हो जाएंगे। इसके बाद कीटनाशक से बीजों का उपचार करते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा 4 मिली प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इन सब के बाद कल्चर से बीजों का उपचार करते हैं। राइजोबियम जो कल्चर है उससे भी हम लोगों को बीज उपचार करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो राइजोबियम है वो अलग अलग तरह के होते हैं। राइजोबियम जो है दलहन फसल के लिए अलग है, तिलहन फसल के लिए अलग है। कुछ सब्जियों में भी हम लोग राइजोबियम का यूज़ करते हैं। अगर आप दलहन फसल के लिए राइजोबियम यूज़ कर रहे हैं तो 100 ग्राम का पैकेट आता है राइजोबियम कल्चर, तो उसको आप देखेंगे और उसमें आपको देखना है कि उसका जो डेट है वो एक्सपायर नहीं किया हो, 6 महीना उसका वैलिडिटी होता है, उस डेट से वो ऊपर का ना हो, अन्यथा जो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाएंगे।
आएंगे। आपको जो 1 एकड़ एरिया है उसके लिए आप 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेंगे। पानी जो है वो आधा लीटर ले लेना है, उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल देना है। इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक उबलने देना है ताकि जो गुड़ है वो उसमें घुल जाए, मिल जाए। उसके बाद इसे उतार करके ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो राइजोबियम कल्चर का 100 ग्राम का पाउडर है उसको आप उसमें डालिए, उसमें अच्छी तरह से मिलाइए और उसके बाद बीज उपचार करिए। वैसे 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम जो है राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। तो आपका दलहन में आपका चना हुआ, मटर हुआ, इस तरह की अलग अलग फसल के लिए भी आपका अलग से राइजोबियम कल्चर आते हैं। तो आप इसको किसी भी इंस्टीट्यूशन से, जेन्युइन जगह है जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पर का सही रहता है, वहाँ से ही आप इसको खरीदें। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे कौन कौन से हैं? वह इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेतों में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग व कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। तो इन छोटी सी बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना है और आपको अपने खेतों में इसे जरूर अपनाना है और दूसरे किसान भाइयों को भी इसके बारे में बताना है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मसाले वाली फसलों में धनिया की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जो किसान इनकी खेती करना चाहते हैं उनको इसकी खेती करते समय कुछ जरूरी बातों जैसे उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खेत की तैयारी, बुवाई विधि, खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आदि बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान भाई अक्सर इन्हीं बिंदुओं पर चूक कर जाते हैं। तो आप किस तरह से करें धनिया की बुवाई, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीवी शर्मा। किसान भाइयों, धनिया अपने देश की प्रमुख मसाला फसल है। इसकी बुआई का समय चल रहा है। धनिया फसल से अधिकतम लाभ लेने के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले किस्मों के चुनाव के ऊपर जाते हैं। तो जो धनिया की मुख्य किस्में हैं उनमें सिम्पो S33, JD1, गुजरात धनिया 2, RCR 41, RCR 446, जो भी उन्नत किस्में हैं इनको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं धनिया की खेती के लिए भूमि का चयन और खेती की तैयारी के बारे में। धनिया की बुआई के लिए मुख्य रूप से आप ये देखें कि 2 से 3 सिंचाई आपके पास उपलब्ध हों और मिट्टी हल्की, दोमट या भारी मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बोनी करने के लिए खेत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, पलेवा दे के, मिट्टी भुरभुरी हो। किसान भाइयों, धनिया की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की एक विशेष भूमिका रहती है। उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। उर्वरकों की बात जहाँ तक है, धनिया के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय, जो कि लगभग 30-35 दिन की अवस्था में करते हैं, उस समय शेष नाइट्रोजन की मात्रा देना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। देखना यह है कि बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी हो, 80-90% कम से कम होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसको आप दाल बना लें, यानी एक बीज के 2 टुकड़े दाल बना लेते हैं और रोग निरोधक दवाओं जैसे कार्बनडाजिम 2 से 2.5 ग्राम
दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके इसकी बुआई करते हैं। यहाँ मैं एक प्रायोगिक सलाह देना चाहूँगा कि धनिया की बुआई के 24 घंटे पहले इस बीज को आप पानी में गीला करके रख दें 24 घंटे के लिए, तो अंकुरण प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिलता है। बुआई के लिए आप ट्रैक्टर से कतारों में ही बुआई करें। छिटकवा पद्धति से बुआई करने में अंकुरण प्रतिशत कम मिलता है और समान रूप से फसल की जो पौध संख्या है वो खेत में समान नहीं मिलती है और कई बार कृषि क्रियाओं में भी बाधा आती है, जो कि 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें होती हैं और पौधे से पौधे का अंतर 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी फसल आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। धनिया की फसल में जो देखने की चीज़ है खरपतवारों की स्थिति है। प्रारंभिक अवस्था में जब आप बोनी करते हैं उस समय आपको लगता है कि हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा आते हैं, तो पेंडिमेथालिन जो नींदानाशक है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवारों के अंकुरण के पहले छिड़काव करना है। फसल और खरपतवार दोनों के उगने के पहले इस दवा का छिड़काव आपको करना है। देखें ये कि भूमि की सतह के ऊपर पर्याप्त नमी हो, तब ये खरपतवार नाशक प्रभावी होगा। दूसरी जो निंदाई है या जिसको कहें कि कतारों के बीच में गुड़ाई भी आप कर सकते हैं हैंड हो से या हैंड व्हील हो से, ये आपको 30 दिन की अवस्था में करना है, तो फसल खरपतवारों से मुक्त रहेगी। प्रबंधन में दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे सिंचाई के लिए, यदि आपको लगता है कि नमी की थोड़ी आवश्यकता है, कमी है, तो आप अंकुरण के बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद दूसरी सिंचाई आपको 30 दिन की अवस्था में करना है और तीसरी सिंचाई जब फसल 60-65 दिन की हो जाती है उस समय करना है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं कृषि सलाह जिला जयपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई मेथी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय है। इसके लिए किसान मेथी की उन्नत किस्म जैसे RMT 1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति और पूसा अर्ली बंच का उपयोग कर सकते हैं। फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीजों को मैनकोजेब तथा कार्बेंडाजिम 5:1 के मिश्रण का घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करें। इसके लिए किसान प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। गेहूं की बुआई हेतु खाली पड़े खेतों को जुताई कर तैयार कर लें और आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था करें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे राज 4079, राज 4120, राज 4037, राज 4238, राज 6560, राज MR1, राज 3765 जैसी उन्नत किस्मों की बुआई किसान कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को 2 ग्राम मैनकोजेब या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप अधिक होता हो वहां पर बुआई से पूर्व बीजों को क्लोरोपाइरिफास 5 मिलीलीटर दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। मटर की बुआई शीघ्र करें। मटर की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। मटर की फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए थायरम या मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जौ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें और इसके लिए आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था कर लें। जौ की उन्नत किस्मों में RD 2715, RD 2794, RD 2786, RD 2849, RD 2660, RD 2624, RD 2592,
RD 2899, RD 2907 और RD 2552 जैसी उन्नत किस्मों का प्रयोग किसान कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप अधिक होता हो वहां पर किसान पहले फिप्रोनिल 5SC 6 मिलीलीटर दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद कंडवा रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सोनारी जिला बाड़मेर से अरविंद कुमार जी ने। आप पशुओं में होने वाले पाइका रोग के कारण और बचाव उपचार पर जानकारी चाहते हैं तो अरविंद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं किसान भाइयों को पशुओं में होने वाले रोग पाइका के बारे में बताना चाहता हूँ। पाइका रोग क्या है? पाइका रोग भैंस गायों में एक ऐसा रोग है, इस रोग का नाम से ही मालूम पड़ता है कि पाइका इट मीन्स जो एक खाद्य वस्तुएं खाने लग जाती है उस रोग को हम साइंटिफिक में बोलते हैं पाइका रोग। पाइका रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पशु जैसे कागज के गत्ते खाने लग जाती है, ईंट है, मिट्टी है, ये सब खाने लग जाती है। पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है पाइका। इससे ग्रस्त पशु पॉलीथीन, मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, बाल, हड्डियां, धातु, कागज या खिलौना आदि खाता है। बार बार पशु दीवार भी चाटता है। इस रोग से ग्रस्त पशु दूध कम देता है, साथ ही धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे डेयरी घाटे में जाने लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं यह रोग पशुओं में किन किन कारणों से होता है और ये होता क्यों है। इसकी वजह कई है। एक तो फास्फोरस जो मिनरल्स आता है तत्व, उसकी कमी से अधिकांशतः ये होता है। मुख्य कारण यही फास्फोरस है जिसकी वजह से पाइका रोग होता है। पाइका रोग पशुओं में बहुत ही नुकसानदायक है। इससे पशु मिट्टी को खाने लग जाते, ईंटें खाने लग जाते। ये देख के समझना चाहिए कि ये पाइका रोग है। और पाइका रोग का कारण एक दूसरा और भी है, वो है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग का मतलब है कि पशुओं में जो आंतों में, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उस वजह से भी पाइका रोग हो जाता है। पशुओं में पाइका रोग पशु के शरीर में फास्फोरस, विटामिन बी की कमी, खनिज लवणों की कमी, पशु को भरपेट, गुणवत्ता युक्त भोजन न मिलना, प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी, शरीर में अधिक आंतरिक परजीवियों का होना, शरीर पर अधिक बाह्य परजीवियों का होना, पाचन क्रिया खराब होना, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण ये रोग होता है। पशुपालक भाइयों, अभी आपने पशुओं में होने वाली गंभीर बीमारी पाइका के बारे में जाना। अब बात आती है कि इस गंभीर बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं। वो इस प्रकार से हैं। गाय भैंसों में होने वाले पाइका रोग के बचाव के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसका सावधानी समाधान है। इस रोग से बचाने के लिए पशुओं को 50 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर, जो भी कंपनी बढ़िया हो उसका उपलब्ध, वो प्रतिदिन देना चाहिए। और मैं किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, जो पशुओं को जो बंटा देते हैं उसमें प्रतिदिन 50 ग्राम प्रत्येक जानवर को नमक भी देना चाहिए, जिससे ये पशुओं में बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा तो ये बीमारी नहीं होगी। पशुओं को हर 3 महीने पर डीवर्मिंग कराना चाहिए। और डीवर्मिंग कीड़े की दवा भी एक विशेष तरीके से देना चाहिए। एक तो आती है अपनी एल्बेंडाजोल, और दूसरी भी कई कंपनियां आती है जिनमें तत्व होता है ऑक्सीक्लोजिनाइड, लीवामिजोल। हमेशा जब भी किसान भाई डीवर्मिंग करवाए तो बदल बदल के करवानी चाहिए, जिससे क्या है कि ये जो कीड़े हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं, जिससे ये मरते नहीं। तो एक बार जैसे एल्बेंडाजोल दे दी डीवर्मिंग में, तो नेक्स्ट टाइम में ऑक्सीक्लोजिनाइड और लीवामिजोल दे। तो इस वजह से ये दवाई बहुत ही कारगर होती है। और जो इसकी कमी से जो रोग
पैदा होता है पाइका, तो वो पाइका रोग भी उत्पन्न नहीं होगा और पशु के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इससे मैं किसान भाइयों को सभी को सूचित करता हूं और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पशुओं में हर 3 महीने पर ये डीवर्मिंग दवा देनी चाहिए और जो मिनरल मिक्सचर है, जो कि फास्फोरस की कमी से ये रोग होता है, वो भी पूर्ति हो जाएगी तो ये रोग स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इससे पशु से उत्पादन भी बढ़िया होगा और पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ये दोनों ही बेहतरीन होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419125 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।